ये हमारा इस टॉपिक के ऊपर तीसरा वीडियो है कॉस्मोपॉलिटनिज़्म। इससे पहले हमने 2 वीडियो हमने देखे, यदि वो नहीं देखे तो इससे पहले आपको उन 2 क्लास को देखना होगा। लास्ट जो क्लास थी हमारी जहाँ पर हमने एंड किया था शायद इम्मानुएल कांट होगा, तो उसको हमने पढ़ा अच्छे से। आज हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं और ये है नुसबाम। मार्था नुसबाम, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और इनकी जो पहली अप्रोच है वो है कैपेबिलिटीज़ अप्रोच। आपको शायद मैंने आपको बताया भी होगा कि ये जो अप्रोच है इनकी कैपेबिलिटीज़ क्षमता आधारित अवधारणा ये क्षमता आधारित अवधारणा। तो इन्होंने जो अपना कांसेप्ट दिया किसके साथ में दिया? अमर्त्य सेन के साथ में, ये भी थोड़ा ठीक नहीं लगा हुआ। अमर्त्य सेन और नुसबाम इन दोनों के द्वारा एक कांसेप्ट दिया गया जिसका क्या नाम है? कैपेबिलिटीज़ अप्रोच। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए। तो इन्होंने क्या कहा कि कोई भी समाज है उसका विकास केवल जीडीपी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब सीधी-सी बात है यदि किसी देश से बहुत सारा पैसा कमा रहा है, उसका मतलब क्या नहीं है कि वो समाज कैसा है? डेवलप्ड है, विकसित समाज है। बल्कि इस बात से मापा जाना चाहिए कि लोग वास्तविक रूप से जीवन में क्या कर सकते हैं और कैसा जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन को हमें समझना पड़ेगा कि वो जीवन कैसा जी रहे हैं, बेहतरीन जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, पैसे बहुत सारे हैं और हर दिन आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपकी किडनी फेल हो रही है, तो क्या मतलब उसका? तो आप जीवन कैसा जी रहे हो और आप क्या कर सकते हो जीवन में, क्या कर रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। विकास यानी लोगों की वास्तविक क्षमताओं का विकास। यदि किसी देश में लोगों की वास्तविक क्षमताओं का विकास होता है, एक्चुअल जो कैपेबिलिटीज़ है उस वो डेवलप्ड हो पाती है, तो हम कहेंगे हाँ, ये अच्छी बात है। जैसे खूब सारे लोग हमने उसको पैसा दे दिया, क्या करेंगे 10 दिन बाद में खर्च हो जाएँगे, पैसों का तो क्या ही है। लेकिन हम उनको कोई स्किल सिखा दें, कुछ काम हमने सिखा दिया उसको, हमने उनको कुछ एजुकेशन दे दिया, हेल्थ फैसिलिटीज़ हमने दे दी, तो वो क्या हो जाएँगे? कैपेबल हो जाएँगे। उनमें स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, काम-धंधा कुछ कर लेंगे, कमा के खा लेंगे वो लोग। सीधी-सी बात इतनी है कि लोगों की वास्तविक क्षमताओं का हमें विकास करना है। जो अंदर उसके छिपी हुई है, उसको हमें बाहर निकालना है। ओके? तो ये कैपेबिलिटीज़ अप्रोच आपको ध्यान में रखना है। तो नुसबाम ने 10 सेंट्रल कैपेबिलिटीज़ बताई है कि कौन-कौन सी कैपेबिलिटीज़ हो सकती है। 10 है, नाम है आपको देख लेना बस। 10 है, इतना आपको ध्यान में रखना है, कितनी है? 10 है, नंबर आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसको आप पढ़ सकते हो, पढ़ लेना आप इनको। आगे देखिए, इनका एक फेमस स्टेटमेंट है, पैट्रियोटिज़्म इज़ मोरली डेंजरस। क्या है? खतरनाक है, राष्ट्रभक्ति नैतिक रूप से खतरनाक है। बहुत शानदार स्टेटमेंट है इनका। क्या है? नैतिक रूप से खतरनाक है क्या? राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। बहुत शानदार बात कर रहे हैं। अस और देम, हम है और बनाम वे, हम और वे की अवधारणा। पैट्रियोटिज्म teaches people to subordinate moral principle to national loyalty। कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? देशभक्ति महत्वपूर्ण है। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? पैट्रियोटिज्म महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ भी नहीं। ये नैतिकता ये सब धरे के धरे रह जाएँगे। आपको क्या विश्वास करना है? आपका देश सबसे महत्वपूर्ण है। अपने देश को बचाने के लिए आप किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हो, किसी दूसरे देश को। बाकायदा ये बात कही जाती है, स्टेटमेंट आप देखते रहते हो, हमारा देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ भी नहीं, हम कुछ भी कर देंगे, हम कट्टर देशभक्त हैं। रिजिड होते हैं ऐसे लोग। तो ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? नुसबा में से कह रहे हैं कि जो देशभक्ति बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, इससे बच के रहना चाहिए। तो राष्ट्रपति लोगों को सिखाती है कि नैतिक सिद्धांतों को राष्ट्रीय निष्ठा के नीचे रखो। कौन सिखाता है? ये राष्ट्रभक्ति सिखाती है कि नैतिकता का निर्धारण मोरालिटी क्या होगा?
जो आपके देश के लिए अच्छा है, वही नैतिक है। जो आपके देश के लिए अच्छा नहीं है, वह सभी चीज़ें क्या है, इमोरल है या एमोरल है। आपके लिए उसका कोई महत्व नहीं है, सब कुछ क्या है, जो आपके देश के लिए महत्वपूर्ण है, वैसा ही है। बाकी सब चीज़ें क्या है, गलत हो जाएगी। तो ये बात नुस्बम बहुत शानदार तरीके से कह रहे हैं। नैतिकता देश से ऊपर है, मानवता राष्ट्रवाद से बड़ी है। तो इनका मानना है कि ये जो देशभक्ति की बातें करते हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। ये केवल स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं, ये बाहर की नहीं सोच पाते, केवल अपने बारे में सोचते हैं ये। बड़े खतरनाक लोग होते हैं, जैसे कोई जाति वाला होता है, केवल अपनी कास्ट के बारे में सोचता है, वैसे ही कोई अपने रिलीजन के बारे में सोचता है, मेरा धर्म ही अच्छा है, बाकी सब बकवास है। वैसे कोई धर्म वाला है, वैसे कोई देशभक्त है, केवल मैं अपने देश के बारे में सोचूँगा, बाकी मुझे किसी से कोई लेना-देना नहीं। अच्छी कंडीशन क्या होगी, आइडियल कंडीशन क्या होगी कि हम अपने बारे में भी सोचें, दूसरे के बारे में भी सोचें। ये आइडियल कंडीशन हो सकती है। लेकिन आप केवल अपने बारे में सोचते हो और आप पे नैतिकता का निर्धारण इस आधार पर करते हो कि मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मैं, मेरा परिवार सब कुछ है, बाकी जाओ कहीं भी जाना है। तो ये कांसेप्ट इनका ध्यान में रखना है। एक और बात वो कह रहे हैं यहाँ पर, ये कांसेप्ट एक हो गया कैपेबिलिटीज़, दूसरा आपका देशभक्ति वाला हो गया और तीसरा है हमें अपने जो सिटीज़न होते हैं उनको नागरिकता विश्व नागरिकता से संबंधित एजुकेशन हमें देनी है। बच्चों से ही छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हीं को ये बात हमें समझानी पड़ेगी कि इस दुनिया में जितने ह्यूमन हैं सब आपके ही हैं, आप जैसे ही हैं। ये जो बाउंड्री है ये इंसानों ने बनाई है, ये धर्म, जातियाँ किसने बनाई है? इंसानों ने बनाई है, तो इसका कोई सेंस नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ह्यूमैनिटी मानवता सबसे महत्वपूर्ण है, मोरालिटी सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये अपने को एजुकेशन कहाँ से देनी पड़ेगी? शुरुआत से। क्या केवल भारत में देनी पड़ेगी या केवल पाकिस्तान में या नेपाल में? नहीं, हर देश के अंतर्गत ये एजुकेशन देनी पड़ेगी। ऐसा कौन कर रहे हैं? नुस्बा ऐसा कर रहे हैं। तो समाज तभी बेहतर होगा जब बच्चों को बचपन से ही मानवता केंद्रित ह्यूमैनिटी सेंट्रिक एजुकेशन उनको हमें देनी पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये विश्व नागरिक कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन की बात कौन करते हैं? कैपेबिलिटीज़, पैट्रियोटिज़्म, देशभक्ति बुरी है, अच्छा नहीं है ये, खतरनाक चीज़ होती है, ऐसा किसने कहा? सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे ये कांसेप्ट देते हैं ग्लोबल जस्टिस का भी थोड़ा इनका कांसेप्ट है। ये हमने पढ़ा है बार-बार कि जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी एक देश की समस्या नहीं है, जैसे पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, एक्सप्लॉइटेशन होता है। ये जो बड़ी समस्याएँ हैं यहाँ पर 3 समस्याएँ दे रखी है, किसी एक देश की समस्या नहीं है, ये पूरे पृथ्वी की, पूरे विश्व की समस्याएँ हैं। इसलिए इसका समाधान सभी मिलकर करना चाहिए। जैसे कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए हैं वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या दी जाती है? प्रायोरिटी दी जाती है। हम पढ़ेंगे आगे अमर्त्य सेन के अंतर्गत ह्यूमन डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे। मानव विकास सूचकांक हम पढ़ेंगे का जो कंसेप्ट है इसी ये जो अपन पढ़े थे ना कैपेबिलिटीज अप्रोच उसी के ऊपर बेस्ड है। क्षमता के आधार पर ही मानव विकास का जो सिद्धांत है, मानव विकास सूचकांक है, जो कि यूएनडीपी के द्वारा दिया जाता है वह वही है। तो इनको भी आप देख लीजिए। आगे देखिए अगला थिंकर हमारे पास में थॉमस पोगे। थोड़ा जल्दी हम देखेंगे, ज़्यादा क्लासेज हो जाएगी तो समस्या है। ऐसे तो 4-5 क्लासेज चलती रहेगी, है ना? अब हम देखेंगे पोगे। ग्लोबल जस्टिस कॉस्मोपॉलिटनिज्म के सबसे बड़े सिद्धांतकार है ग्लोबल जस्टिस के पोगे। इनकी बुक है वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स, बड़ी फेमस किताब है इनकी। इसको आपको ध्यान में रखना है, जरूर ध्यान में रखना पोगे को। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ग्लोबल जस्टिस, एंटी पॉवर्टी एथिक्स, जहां भी गरीबी आपको शब्द मिल जाए ना, पॉवर्टी शब्द आपको मिल जाए, भाग के कहाँ करना है? पोगे। आगे देखो, ये इनका मेन कंसेप्ट, इनका मॉडल क्या है? इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हमें करना है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, संस्थाओं को हमें सुधारना है, जैसे डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इसमें अपने को रिफॉर्म करना होगा।
और क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल जस्टिस जो बिग प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, उनका समाधान सबको मिल-जुल कर करना पड़ेगा। एंटी पॉवर्टी एथिक्स, गरीबी को हमें मिटाने का प्रयास करना चाहिए। जो अमीर देश है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी ज़्यादा है इस गरीबी को मिटाने में, क्योंकि जो संसाधन है, रिसोर्सेज़ है, उन लोगों ने ज़्यादा प्रयोग किया है। जिन्होंने ज़्यादा प्रयोग किया है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये महोदय क्या करें? बड़ा स्टेटमेंट इनका फेमस स्टेटमेंट है, देखो आर्गुमेंट देखो इनका, गरीबी प्राकृतिक या किसी देश की आंतरिक कमजोरी नहीं है, बल्कि वैश्विक संरचनात्मक शोषण का परिणाम है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल हार्म कौन कहता है? ये ध्यान में रखना है, ये वाला। ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल हार्म का कांसेप्ट किसने दिया? ध्यान रहेगा, पोगे। वैश्विक संरचनात्मक शोषण की अवधारणा किसने दी? पोगे के द्वारा दी जाती है। पढ़ेंगे इसको अपन। देखो, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल हार्म, वैश्विक संस्थागत हानि, जो बड़ी संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन है, डब्ल्यूटीओ है, तो इनके द्वारा इनइक्वालिटी को क्रिएट किया जाता है, असमानता को इनके द्वारा बनाया जाता है। तो अमीर देश के द्वारा ये कंट्रोल्ड होते हैं, जो आपके ग्लोबल इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद हम देखते हैं जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ये सब कुछ किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं? जो डेवलप्ड है, पैसे वाले देश हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, ताकतवर है। गरीब देशों को नुकसान पहुंचाते हैं। उनके अनुसार गरीबी एक दुर्भाग्य नहीं, बल्कि इंटरनेशनल सिस्टम की विफलता और अन्याय है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, वो फेल हो चुकी है। इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा ही बना है जिससे अमीर लोगों को फ़ायदा होता है और गरीब लोगों को नुकसान होता है इससे। तो ये इंस्टीट्यूशनल हार्म की बात कर रहे हैं। ध्यान में रखना है इसको, अवधारणा को, कि अब देखो किस प्रकार से होता है ये सब, कि इंस्टीट्यूशनल हार्म कैसे किया जाता है। तो 3 प्रकार से बताएँगे। इंटरनेशनल रिसोर्सेज प्रिविलेज, कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनके पास जिनके राइट्स, अधिकार केवल कुछ ही देशों के पास में है। तो ये वैश्विक नैतिक अपराध हो गया, कि रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, बराबर वितरण संसाधनों का नहीं हो रहा है, जबकि संसाधन, रिसोर्सेज पूरी दुनिया के, हर देश के लोगों का क्या है, रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन आज के समय में जिनके पास पैसे हैं, वह ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग कर रहा है। गरीब लोग इन रिसोर्सेज, संसाधन का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, एक एक वैश्विक नैतिक अपराध है, मोरल क्राइम की ये बात कर रहे हैं। यहाँ तक ये पहुँच रहे हैं कि जो अमीर देश है, विकसित देश है, ये क्या कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, नैतिक क्राइम कर रही है। कैसा क्राइम कर रहे हैं? नैतिक अपराध कर रहे हैं ये लोग। इतनी बातें ध्यान में रखिए। और क्या करते हैं? इंटरनेशनल बोरोइंग प्रिविलेज, कि कुछ देश है जो तानाशाही है, पैसे भी उनके पास में, अपनी पावर का प्रयोग करते हुए वो क्या ले लेते हैं, प्रिविलेज, कुछ लोन ले लेते हैं। अब चुकाएगा कौन? आम जनता को चुकाना पड़ता है। अरे सरकारों ने अपने फायदे के लिए, आनंद लेने के लिए, खुशियां मनाने के लिए क्या ले लिया? लोन तो ले लिया खूब सारा, लेकिन लोन कौन चुकाएगा? वहाँ की जो जनता होती है, उनके द्वारा लोन को चुकाया जाएगा। जनता हमेशा लोन को चुकाती है। कौन चुकाएगा लोन को? वहाँ की जनता। तो जनता के द्वारा लोन को चुकाया जाएगा। अब देखो, लेकिन चुकाने की ज़िम्मेदारी जनता की होती है, ये एक संरचनात्मक अन्याय है, स्ट्रक्चरल इनजस्टिस है। तो हम पहुँचा रहे हैं, इनजस्टिस है, पॉवर्टी है, ऐसे जो की टर्म आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे तो बहुत सारे हम थिंकर हम पढ़ेंगे आगे, खूब सारे पढ़ने भी है अपने को, ऐसे तो मिक्स हो जाएगा। बार-बार इनको पढ़ोगे, एक-एक कांसेप्ट पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे चीज़ें। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा क्या हो गया, कि इनके जो रूल होते हैं डब्ल्यूटीओ के, ट्रेड लॉज़ होते हैं, पेटेंट्स होते हैं इनके, पेटेंट होते हैं,
ये किसको फ़ायदा पहुँचाते हैं? अमीर देशों को? यानी ये किसके विरोध में है? गरीब लोगों को इनसे नुकसान होता है, किनसे? डब्ल्यूटीओ हो, ट्रेड लॉज़ है, यानी व्यापार संबंधी कानून, व्यापार संबंधी कानून। ये जो व्यापार संबंधी कानून है, इनसे डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये पेटेंट जो करवाते हैं, इससे अमीर देशों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को इनसे फ़ायदा हो रहा है। तो ग्लोबल पॉवर्टी क्या है? ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल हार्म है। ध्यान रहेगी बातें। और शोषण कौन कर रहा है? डेवलप्ड जो नेशन है, उनके द्वारा शोषण किया जा रहा है। ये बातें बड़ी मज़ेदार बातें, बहुत शानदार बातें कर रहे हैं ये तो, है ना? आगे देखो। अभी एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित देश है, यानी ग्लोबल नॉर्थ। अरे जो उत्तर के देश है, नॉर्थ पोल वाले। नॉर्थ पोल का मतलब क्या हो गया? अरे उत्तरी ध्रुव के देश कौन से हो गए? जो विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री को अपन क्या बोलते हैं? कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। जो नीचे वाले हैं गरीब है, जैसे अफ्रीका के हैं, एशिया महाद्वीप है, और अपना दक्षिणी अमेरिका है, लैटिन अमेरिका आप ले सकते हो उधर पूरा। तो ये क्या है? नीचे वाले सब गरीब है, ऊपर वाले क्या है? अमीर है। इनके बीच में विवाद ये सब चलता रहता है, वो हम कहीं और हम देख लेंगे। तो गरीब देशों की गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अमीर देशों की नीतियाँ। अमीर जो देश है, उनकी नीतियाँ ही गरीबी का मुख्य कारण है। शोषण कैसे होता है? ग्लोबल ट्रेड लॉज़ और टैक्स हेवन्स के द्वारा। टैक्स चुरा रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड है, वैश्विक व्यापार। क्या लिखोगे यहाँ पर? वैश्विक व्यापार से जुड़े हुए कानून। वैश्विक व्यापार, वैश्विक व्यापार के नियम, वैश्विक व्यापार कानून, वैश्विक व्यापार से जुड़े हुए कानून, उनके द्वारा उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ऐसे नियम बना रहे हैं जैसे अमीरों को, पूंजीपतियों को, जो बहुत बड़े किसान होते हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। छोटे किसान, मज़दूर, किसान, इन सबको नुकसान हो रहा है। अब ये समाधान देंगे कि अब किया क्या जाए? यदि इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है, इस स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, ये पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम है, कुछ अमीर देश इसका फ़ायदा उठा रही, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये क्या है इसका समाधान? प्रॉब्लम गरीबी बनी हुई है, कुछ लोग अभी भी गरीब है, उसका हम समाधान कैसे करें? उसके लिए वो अपना देंगे कांसेप्ट जिसका नाम है जीआरडी। फेमस कांसेप्ट है पोगे का जीआरडी। शायद कभी नाम सुना होगा जीआरडी कांसेप्ट। कौन देते हैं? पोगे के द्वारा दिया जाता है। जीआरडी का फुल फॉर्म है ग्लोबल रिसोर्स डिविडेंड। ग्लोबल रिसोर्स डिविडेंड। ग्लोबल हो गया वैश्विक, अंग्रेजी में याद कर लो इसको, वैश्विक संसाधन का विभाजन, वैश्विक संसाधनों का विभाजन। डिविडेंड यानी होता है कुछ हिस्सा देना, है ना? तो वैश्विक जितने भी संसाधन है उनको सबको बाँटना है। डिविडेंड का मतलब होता है, विभाजन छोड़ दीजिए, कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है? सबको उसका इसका हिस्सा देना। जैसे पृथ्वी है, उसमें खूब सारे रिसोर्सेज़ है, सबका भाग है। जैसे 100 है, तो सबका हिस्सा, ऐसा नहीं कि अमीर लोग ही 90 लेके चले गए और गरीबों को 10 दे दिया, ऐसा नहीं, सबका बराबर-बराबर हिस्सा है। तो ये कांसेप्ट देंगे। दुनिया की प्राकृतिक संसाधन है, केवल देश के लिए नहीं, पूरी मानवता की साझा संपत्ति है। कोई देश या कंपनी जब संसाधनों का उपयोग करे तो उसे एक छोटा-सा हिस्सा ग्लोबल टैक्स के रूप में देना चाहिए। इस टैक्स को पोगे कहते हैं, पोगे टैक्स कहते हैं। जीडीआर का दूसरा नाम क्या है? पोगे टैक्स। क्या है? पोगे टैक्स, पोगे कर। जीआरडी को क्या कहा जाता है? पोगे। ये होता है पोगे टैक्स, कि जितना है उसमें कुछ, यदि कोई कंपनी, कोई अमीर देश कमा रहा है, तो उसका कुछ टैक्स देना चाहिए। कहाँ देना चाहिए? उसका प्रयोग हम जो डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलपिंग कंट्री, विकासशील और अल्प विकसित जो देश है, वहाँ पर भी उन्होंने जो टैक्स दिया है, उसको वहाँ पर डिविडेंड के रूप में दे देना चाहिए।
तो ये टैक्स से गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, शरणार्थी सहायता, विकास परियोजना में उपयोग करें। और ये जो डिविडेंड है या ये जो आपका पोगे का दावा क्या है कि ये जीआरडी है, ये चैरिटी नहीं है, दान नहीं है, किसी पर एहसान नहीं करो आप देख के, ये वैश्विक न्याय है, यही क्या है ग्लोबल जस्टिस। ग्लोबल रिसोर्सेज डिविडेंड का जो कंसेप्ट है, शानदार अवधारणा है पोगे की, याद रहेगी, याद तो करना पड़ेगा आपको। आगे हम देखते हैं, कुछ और अच्छी चीजें देखते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक कंसेप्ट और दे रहे हैं छोटा सा, नेगेटिव ड्यूटीज का कंसेप्ट। नेगेटिव ड्यूटीज, नकारात्मक कर्तव्य क्या है, नकारात्मक कर्तव्य, नकारात्मक कर्तव्य, नकारात्मक कर्तव्य। तो हर वैश्विक नेतृत्व समुदाय का सदस्य अमीर देशों पर क्या है, नेगेटिव ड्यूटीज है, यानी कुछ करने से मना किया जाता है। नेगेटिव मतलब करने से मना किया जाता है, तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो गरीबों को नुकसान पहुंचाए। गरीबी हटाना दया नहीं है बल्कि नैतिक जिम्मेदारी। ये कौन कहता है, ये फेमस स्टेटमेंट है ये पोगे का। और हमें जो इंस्टीट्यूशन है, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, उसमें आ, हमें उसमें रिफॉर्म हमें करना पड़ेगा, उसमें हमें सुधार करना चाहिए। तो ये ध्यान में रखना है। नेगेटिव का मतलब आगा नहीं करना, जैसे अपन पढ़ते हैं नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता। नेगेटिव का मतलब राज्य को काम करने से रोका जाता है, और यहाँ पर अमीर लोगों को क्या करने से रोका जा रहा है, ऐसा कोई भी काम नहीं करो जिससे गरीब लोगों को नुकसान पहुंचे। तो नेगेटिव ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है किसका है, पोगे महोदय का। ध्यान रहेगा इतनी बातें। अब देखिए आप एपीए को, एंथनी एपीए एक बार पढ़ लीजिए। अब देखो इनका फेमस बुक है, किताब में ही पूरा इनका कंसेप्ट आ जाता है। देखो, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, एथिक्स इन ए वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेंजर्स। कंसेप्ट क्या है इनका, यूनिवर्सलिटी प्लस डिफरेंसेस, समान मानवता प्लस विविध संस्कृतियां है। संस्कृतियां क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है, भिन्न भिन्न संस्कृतियां होती है पूरे विश्व के अंतर्गत। तो सभी मनुष्य क्या नैतिक रूप से समान है, बिल्कुल ठीक बात है। लोग तो सब एक जैसे ही हैं, लेकिन हर व्यक्ति की जो कल्चर होती है वो अलग अलग होती है, संस्कृति अलग होती है। तो क्या हमें सभी का सम्मान नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हमें सभी का सम्मान हमें करना चाहिए। अभी यहाँ आज के कल्चरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म के सबसे महत्वपूर्ण थिंकर्स, जरूरी नहीं है ये बातें, आपको इतना ध्यान में रखना है, ये कल्चरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म के साथ में जुड़े हुए हैं। तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म के साथ में ये महोदय जुड़े हुए हैं, एंथनी एपिया। तो और हम देख लेते हैं इनके बारे में। ये क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सलिटी तो है, विविधता है, सार्वभौमिकता भी है। डिफरेंसेस किसके अंतर्गत है, कल्चर के अंतर्गत, लेकिन मोरालिटी क्या है, पूरे विश्व में एक जैसी है। सभी लोग क्या होते हैं, नैतिक होते हैं, नैतिकता सभी के अंतर्गत होती है। तो सभी मनुष्य में समान नैतिकता होती है, समान डिग्निटी, गरिमा होती है, और समान मानवाधिकार होता है ना, होता है। और डिफरेंसेस क्या है, भिन्नता विविधता किसमें है, संस्कृति, भाषा, परंपरा, भोजन, जीवन शैली, ये सब अलग अलग है। इनको हमें खत्म नहीं करना है, इनको अपने को समरूप नहीं करना है, एक जैसे नहीं करना अपने को। भिन्न भिन्न है, डिफरेंसेस है, तो डिफरेंसेस बना रहना चाहिए, इसमें कोई समस्या नहीं। डिफरेंसेस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनका कंसेप्ट है कि मनुष्य एक है, संस्कृति विविध है। क्या है, मनुष्य तो एक ही है, ह्यूमन सभी में है, ह्यूमन बीइंग आप देखोगे हर जगह है, मानव हर जगह ही है।
एक जैसे ही हैं सब, लेकिन उनकी जो कल्चर है वो कैसी है, डाइवर्सिटी है उसमें, डिफरेंसेस है, विविधता उसके अंतर्गत है। तो कल्चरल प्लूरलिज्म का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। एक लाइन याद करनी है आपको, तो यही याद कर लीजिए कि सांस्कृतिक बहुलता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? सांस्कृतिक बहुलता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? इतना आपको ध्यान में रखना है। कोई भी कल्चर है प्योर नहीं होती, किसी एक संस्कृति को श्रेष्ठ कहना अच्छी बात नहीं है। तो एक अच्छा कॉस्मोपॉलिटन कौन होता है, वैश्विक नागरिक कौन होता है सबसे अच्छा? वह है जो विविधता को स्वीकार करे और उससे सीखता हो, उससे कुछ ना कुछ लर्न करता हो, कुछ ना उससे सीखता हो। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखना है। कल्चरल प्लूरलिज्म का कंसेप्ट किसका है? ये आपको एपीए वाला ध्यान में रखना है। एक और कंसेप्ट है इनका, ग्लोबल डायलॉग। डायलॉग यानी बातचीत होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम फिक्स हो गए, इसके बारे हम नहीं बोलेंगे, सौगंध है हमें नहीं बोलेंगे हम कहीं से भी, नहीं ऐसा नहीं करना है। सभी से आपको बातचीत करनी है। क्या बोलते हैं ग्लोबल डायलॉग? कॉन्वर्सेशन अक्रॉस बाउंड्रीज, सीमाओं के पार संवाद की ये बात करते हैं। बाउंड्री के बाहर के जो लोग हैं, कहीं भी हो विश्व के अंदर, सभी लोगों से हमें बातचीत करते रहना चाहिए। डायलॉग, बातचीत हमें करते करते रहना है सभी से। तो देश, धर्म, देश, धर्म, रंग, संस्कृति ये सीमाएँ संवाद को रोकती नहीं है, बल्कि संवाद की शुरुआत बनना चाहिए। यही नैतिक वैश्विकता पैदा करता है। तो बातचीत सबके बीच में होना चाहिए। तो यदि कोई हम देश, धर्म और भाषा और रंग और संस्कृति के आधार पर कहेंगे कि यदि ये है तो हम दूसरों से बातचीत नहीं करेंगे, दूसरे देशों से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। आप अपनी जगह रहिए, दूसरा भी अच्छी बात है, डिफरेंसेस है, कोई समस्या नहीं है, डिफरेंसेस है, बने रहो। लेकिन आप बाउंड्री के बाहर भी डायलॉग आप कीजिए, संवाद आप कीजिए, ये ध्यान में रखना है। डायलॉग वाला, ग्लोबल डायलॉग की बात कर रहे हैं। एथिक्स ऑफ कन्वर्सेशन, ये नैतिकता है, बातचीत की नैतिकता है। ये क्या है? बातचीत की नैतिकता है। बातचीत की नैतिकता, बातचीत की नैतिकता है ये। बातचीत की नैतिकता है। ओके, देख लेना आप इसको भी। नोट्स डिटेलिंग आपको मिल जाएगी वहाँ। ये पुस्तक, इसको आप देख लीजिए। और ये एक और है इनका, अप्लाइड एथिक्स में बदल देते हैं कि हम वास्तव में इसको लागू कैसे करें। बातचीत तो खूब सारी हो गई है, ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन उसको लागू कैसे करें? तो अप्लाइड एथिक्स यानी ऐसी नैतिकता जिसको लागू किया जा सकता है। ऐसी नैतिकता, अप्लाइड एथिक्स मतलब ऐसी नैतिकता जिसको व्यवहार में इन प्रैक्टिकल लागू किया जा सके, उसको अपन क्या बोलेंगे? अप्लाइड एथिक्स की ये बात करेंगे। और एथिक्स कैसे आएगी? वो डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे एक दूसरे से। रूटेड कॉस्मोपॉलिटनिज्म की अवधारणा दी, जिसके अनुसार एक व्यक्ति अपनी स्थानीय पहचान के साथ वैश्विक नागरिक भी बन सकता है। रूटेड, ये नागरिकता है, रूटेड है, जिसमें आप अपनी जड़ें मत छोड़िए। आप अपनी ज़मीन से जुड़े हुए हो, जुड़ते रहिए। आपका रूट है जो, अपनी जो कल्चर है, मूल आपकी जो कल्चर है, उसके साथ आप बने रह सकते हो। आपकी जो मूल कल्चर है, रूटेड है, आप जहाँ से निकले हो, आपकी जो कल्चर है, वहाँ से आप उसमें बने रहिए, कोई समस्या नहीं है। अब एग्ज़ैक्ट हिंदी क्या होगा पता नहीं, इतना मुझे भी ध्यान नहीं है। आपका जो जड़ है, या देख लेना आप, ढूँढ लेना थोड़ा-सा, इसको भी कर लेना आप। कि आपका जो लोकल आइडेंटिटी है, वो भी बना रहे और उसके साथ ही आप एक ग्लोबल सिटीज़न आप बन सकते हो। कॉस्मोपॉलिटनिज़्म, आप वैश्विक नागरिक आप बन सकते हो। आप अपनी पहचान रखिए, साथ में ही विश्व के साथ आप जुड़ सकते हो डायलॉग के माध्यम से। ये 2-3 बातें ध्यान रहेगी। आगे देखिए आप, हेबरमास, हेबरमास देखिए आप।
बड़ा शानदार स्कॉलर है हेबरमास। हेबरमास को मैंने कुछ वीडियो बहुत पहले डाले थे, तो एक बार फिर से उनको हम कभी टाइम रहा तो उसको एक बार फिर से ठीक करेंगे। हेबरमास वहाँ पर हम और डिटेलिंग देखेंगे, 2-3 घंटे अच्छे से वहाँ पर हेबरमास के बारे में क्लासें लेंगे। आजकल खूब सारे क्वेश्चन हेबरमास से आते हैं। तो क्या ध्यान में रखोगे इनके बारे में? जो बात ध्यान में रखने वाली है वो है, आगे देखते हैं पहले। इनको पढ़ लेना आप पढ़ ही सकते हो कि इनके द्वारा हाँ, ये आ गए ना कम्युनिकेशन रहा। कि वैश्विक नागरिकता क्या होती है? वहाँ पर कम्युनिकेशन होना चाहिए। लोग आपस में मिले, बातचीत करें, बार-बार बातचीत करें। एक बेहतर देश को बनाएँ, पूरा विश्व बनाना उनको एक बेहतर विश्व कैसे बनाएँ, उसके लिए लगातार उनको प्रयास करना चाहिए। एक क्या करना चाहिए? डेमोक्रेसी, वहाँ पर डेमोक्रेसी होना चाहिए उस देश में। और तीसरा क्या होना चाहिए? लॉ का सिद्धांत, हर देश में कानून का पालन करना चाहिए। यदि ऐसा होता है कहीं भी तो क्या आ सकता है? कॉस्मोपॉलिटनिज़्म आ सकता है, ऐसा हेबरमास कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अभी का जो वर्ल्ड है अब केवल नेशन स्टेट पर बेस्ड नहीं है, आधारित नहीं है। हम एक पोस्ट नेशनल लोकतांत्रिक और कानूनी वैश्विक व्यवस्था बनानी होगी। हमें कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी? पोस्ट नेशनल। नेशनल का मतलब क्या हो गया? आप अपने देश के बारे में सोचते हो, उसी में रहते हो, बाहर की दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है। पोस्ट नेशनल मतलब बाहर की दुनिया, आपके राष्ट्र, परराष्ट्र बोलते हैं, दूसरे देशों के साथ भी आपको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संबंध आपको स्थापित करने पड़ेंगे। हर प्रकार के रिलेशन दूसरे देशों के साथ भी होने चाहिए। ऐसा राष्ट्र नेशन हम बनाएँगे, डेमोक्रेटिक और लीगल ग्लोबल सिस्टम हम बनाएँगे। ऐसा ग्लोबल सिस्टम बनाएँगे जो कानूनी रूप से वैध हो, वैलिड हो, अथॉरिटी हो उसके पास में। ऐसा कुछ हम काम करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म, ये ध्यान रखना एक शब्द। ये क्या-क्या है? ये जो सिस्टम बता रहे हैं पॉलिटियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म, इसको लिख लीजिए। इसको तो बोलते हैं संविधानवाद। संविधानवाद लिख लीजिए इसकी जगह, हिंदी में लिखना चाहो तो संविधानवाद। तो ये कुछ ऐसी बातें करेंगी कि पूरा विश्व के अंदर डेमोक्रेसी फॉलो किया जाए, नियम और कायदों के अनुसार पूरा विश्व चले, बातचीत के माध्यम सबके बीच में बातचीत होनी चाहिए, जिससे एक बेहतर दुनिया बन सके। तो कम्युनिकेशन के ऊपर इनका मेन फोकस रहता है। कम्युनिकेशन वहाँ पर हम हेबरमास के अंदर और डिटेल से वहाँ पर पढ़ लेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय कानून को ग्लोबल पब्लिक लॉ हमें बनाना है, सभी राज्यों और व्यक्तियों पर लागू हो। इंटरनेशनल जो लॉज़ है कैसा होना चाहिए? वह हर इंसान के ऊपर, पूरे विश्व के अंदर जितने भी लोग हैं, सबके ऊपर लागू होना चाहिए। 4 बिंदु इसमें, वैश्विक न्यायिक संस्थाओं को मजबूत करना, क्रिमिनल कोर्ट जैसी संस्थाएँ हैं, उनको क्या करना, अपने को मजबूत करना है। सभी को ह्यूमन राइट्स देना है और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उनको देना है, दर्जा हमें दे देना है संवैधानिक, यानी अपने को किताब में लिख देना है, ये साइन करवा लेने हैं सभी से कि बातचीत है, इसमें जो लिखा है आपको मानना ही पड़ेगा। सबसे मिलकर बातचीत करके डायलॉग नहीं, कम्युनिकेशन के माध्यम से हम सबसे बातचीत कर लेंगे और उसके बाद में लिख देंगे और बोलेंगे साइन करो, सबको बातें माननी है। पूरे विश्व के अंदर के जो सिटीज़न है सबको ये बातें माननी पड़ेगी। और राष्ट्र राज्य है जो सॉरी आपका नेशन स्टेट है, उसके पास में जो सॉवरेनिटी है, उसको कम करना है, लिमिटेड उसको हमें करना पड़ेगा। जो संप्रभुता है उसको कम कीजिए, क्योंकि संप्रभुता यदि किसी नेशन के पास में, राष्ट्र के पास में, तो वो अपनी मनमानी करेगा। वो कहेगा कि ये जो सिटीज़न है इनके ऊपर मेरा ही राइट्स है पूरा, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है। तो नेशन स्टेट का जो कांसेप्ट है जब तक कमज़ोर नहीं होगा, अब तो ये तो नहीं समझा सकता कि नेशन स्टेट क्या होता है, इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए जब ये क्लास आप देख रहे हो। थोड़ा-सा ये एडवांस है, ये टॉपिक अपना मास्टर डिग्री का है। तो यदि आप जब तक नेशन स्टेट को कमज़ोर नहीं करोगे तब तक
जो ग्लोबल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल लॉज़ की हम बात कर रहे हैं, ग्लोबल हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म की हम बात कर रहे हैं, वह इस्टेब्लिश नहीं होगा, बिल्कुल वो नहीं हो सकता। क्योंकि नेशन स्टेट में एक देश अपनी मनमानी करता है, सुप्रीम अथॉरिटी होता है वो डिसीज़न लेने वाला, सर्वोच्च सत्ता होता है वो अपने देश के बारे में सोचने वाला। जब तक वह कमज़ोर नहीं होगा, तब तक पूरे विश्व के अंतर्गत जो ग्लोबल सिटीज़न अपन कह रहे हैं, जस्टिस अपन कह रहे हैं, कॉस्मोपॉलिटिनिज़्म हम कह रहे हैं, वो नहीं आ सकता। ज़रूरी क्या है, पावर को इनका जो सॉवरेनिटी है, डिसीज़न लेने की जो पावर है, उसको कमज़ोर किया जाए। और ये साझा संप्रभुता की भी बात करते हैं। ओके? शायद सॉवरेनिटी की ये बातें करते हैं कि कुछ ऐसी पावर होनी चाहिए जो हमको सबको दे देनी है। कुछ पावर जो आपके ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, वैश्विक संस्थाएँ हैं, उनको भी हमें पावर को देना होगा। सब पावर अपने पास मत रखिए, कुछ अपने पास रखिए, कुछ उनको आप दे दीजिए। ध्यान रहेगा, साझा मतलब बाँट लेना। अरे शेयरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं बिल्कुल। पावर को शेयरिंग कर रहे हैं, कुछ अपने पास रखेंगे, कुछ उनको हम दे देंगे। सब हम अपने पास क्यों रखेंगे? तो सबके पास में पावर आ जाएगी। ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशन है, अपने यूनाइटेड नेशन है, क्रिमिनल कोर्ट जैसे हो गए, आईएमएफ हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गए और भी हम कुछ बना लेंगे, ओके? उनको हम पावर दे देंगे। तो जो कांट ने कहा था उसी का एक मॉडर्न आधुनिक रूप आपको ये देखने को मिलता था। ये भी अच्छी बातें कही इन्होंने। पोस्ट नेशनल डेमोक्रेसी उत्तर राष्ट्रीय लोकतंत्र तो ये बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र वो किसी एक देश में नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र क्या होना चाहिए? पूरे विश्व के अंतर्गत होना चाहिए। पोस्ट नेशनल डेमोक्रेसी लोकतंत्र केवल एक देश के भीतर सीमित नहीं है और ये ट्रांसनेशनल सिटीजनशिप की बात करते हैं, सीमा पार नागरिकता कि एक जो नागरिक है किसी एक देश की सिटीजनशिप उनको नहीं मिलना चाहिए, नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, पूरे विश्व की नागरिकता उसको मिलना चाहिए। तो क्या बर्त हैमर हेबरमास क्या कह रहे हैं? जैसे यूरोपीय संघ को ये मॉडल मानते हैं, ध्यान में रखना एग्जाम्पल है ये हेबरमास के अनुसार सबसे बेहतर एग्जाम्पल कौन-सा है? यूरोपीय यूनियन वहीं से है। एक नागरिक के पास स्थानीय अधिकार, राष्ट्रीय अधिकार, क्षेत्रीय अधिकार और कभी-कभी वैश्विक स्तर के अधिकार होने चाहिए और यही मेन थ्योरी है इनका, हेबरमास का, ओके? तो इनको भी आप देख लीजिए, सब समझदार हो आप तो वैसे भी। ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो मान के चल रहा हूँ कि समझदार ही होंगे, आपको बेसिक जो नॉलेज है वो तो होता ही होगा। यदि आप यहाँ तक इस वीडियो तक आ गए तो आपको ठीक-ठीक नॉलेज होगा। ये मैं क्या करता हूँ, मान के चलता हूँ। तो ये आपको बताएँगे क्या पोस्ट नेशनल डेमोक्रेसी क्या होती है? पोस्ट नेशनल डेमोक्रेसी यानी डिसीज़न विश्व के अंतर्गत जो भी लिए जाए पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत जो डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे आपको बनाना है डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत डिसीजन लेना है। जैसे अपने देश में डिसीजन लेना होता है, तो सबकी सहमति से लिया जाता है। वैसे ही विश्व के अंतर्गत आप कोई डिसीजन ले रहे हो, इस विश्व में जितने लोग हैं सबसे सहमति आपको लेना पड़ेगा। अरे डेमोक्रेसी क्या होता है? सहमति आधारित शासन, जिसमें सभी से सहमति होती है। और पूरे विश्व के अंतर्गत यदि हम डेमोक्रेसी ला रहे हैं मतलब विश्व के अंतर्गत आप कोई भी नियम बना रहे हो सबको पता होना चाहिए, सबसे पूछ के आप बनाई हो। समझ गए इतनी बात? ग्लोबल गवर्नेंस की बातें करते हैं, मल्टी लेवल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इसको देख लेना, मल्टी लेवल डेमोक्रेसी। हर लेवल के ऊपर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके स्टेट, आपके वर्ल्ड, हर स्तर पर जितने भी इंस्टीट्यूशन है सब में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और ये इनका कंसेप्ट है, ये तो बहुत फेमस कंसेप्ट है इनका ग्लोबल पब्लिक स्फीयर। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा स्फीयर जहाँ पर सभी एक साथ मिलें, समस्या का समाधान करें। हाँ सर, कहाँ मिलेंगे? पूरे वर्ल्ड के लोग कहाँ पॉसिबल है? ये बताएँगे, कहाँ मिल सकते हैं देखो आप। कंसेप्ट है ये महत्वपूर्ण है, हेबरमास का ही है, ग्लोबल पब्लिक स्फीयर का कंसेप्ट है। जो इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम है, ग्लोबल जो इश्यूज़ है, उनका समाधान हमें करना है। कम्युनिकेशन हम करेंगे, हम संचार करेंगे, बातचीत करेंगे
कौन सी प्रॉब्लम? ह्यूमन राइट्स है, आपका क्लाइमेट क्राइसिस है, वार है, पीस है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम है आपकी और ग्लोबल ट्रेड इनइक्वालिटी है। ये क्या है? ग्लोबल प्रॉब्लम है। इनके समाधान के लिए क्या कांसेप्ट दिया? ग्लोबल पब्लिक स्फीयर। एक ऐसा क्षेत्र हम विकसित करेंगे, डेवलप्ड करेंगे, जहाँ पर इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमने किया बड़ी-बड़ी, समाधान कैसे करेंगे? हम ग्लोबल डायलॉग ऐसा स्थान यही है। ग्लोबल इस पब्लिक स्फीयर, तो ये स्थान मीडिया हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है और बड़े जो आंदोलन होते हैं, जो पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत एक साथ चलते हैं, इनसे हम बना लेंगे, प्रॉब्लम का समाधान हम कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी बातें कर लेते हैं और थोड़ी इसे बनाने वाले कारक जैसे इंटरनेशनल मीडिया, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, एनजीओ, सोशल मूवमेंट, क्लाइमेट मूवमेंट, इनके माध्यम से क्या होता है? विमर्श होता है, डायलॉग होगा, कम्युनिकेशन होगा और हम जो प्रॉब्लम है, उनका समाधान हम करेंगे। ऐसा क्या होगा? एक स्पेयर होगा। स्पेयर किसके द्वारा बनाया जाएगा? इंटरनेट मीडिया और कुछ बड़े-बड़े आंदोलनों के द्वारा और कई सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जैसे इंटरनेशनल मीडिया हो गया, डिजिटल कुछ और प्लेटफ़ॉर्म हो गए, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म हो गए, कई सारे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन हो गए, जैसे पर्यावरण से जुड़े हुए, एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, फेमिनिज़्म के साथ में जुड़े हुए और क्या हो गई या सोशल रिलीजियस कई सारे ऑर्गेनाइज़ेशन हो गए, सोशल मूवमेंट हो गए, जैसे ये चला था आपका। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे? विमर्श करेंगे और प्रॉब्लम का हम समाधान करेंगे। ये महोदय कौन कर रहे हैं? हेबरमास महोदय ये कर रहे हैं। तो हमें एक ग्लोबल ओपिनियन बनाना पड़ेगा, ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन बनाना पड़ेगा, जो वैश्विक संस्थाओं पर दबाव डालता हो। जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, वैश्विक संस्था ही है, डब्ल्यूटीओ है आपका, आईएमएफ है, डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड बैंक है, यूनाइटेड नेशन है, उनके ऊपर क्या डालता हो? प्रेशर डालता हो। कौन? एक वैश्विक पब्लिक ओपिनियन, ओपिनियन मतलब मत, ऐसा मत जो सभी की सहमति से लिया जाता है। क्या हो गया? ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन, एक ऐसा मत जो सबकी सहमति हो, ऐसा विश्व के अंतर्गत ऐसा हम ओपिनियन लेंगे, मत लेंगे, जिसका सभी लोग समर्थन करें। हम ऐसा चाहेंगे, जैसे हम कोई रिफ़ॉर्म करना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर स्थायी सदस्य 5 है, उसको हम बढ़ा के 15 कर देंगे अब। और इसका प्रेशर सबको डालना पड़ेगा। विश्व के अंदर के जितने लोग हैं, जितने सिटीज़न हैं, सबको इस बात के लिए उनको प्रेशराइज़्ड करना पड़ेगा। उनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण उनके ऊपर करना पड़ेगा कि ये आपको करना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी। क्योंकि हम सभी इस बात से सहमत हैं कि आपके अंदर रिफ़ॉर्म की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हमें। और डेलिबरेटिव इनका जो डेमोक्रेसी वहाँ हम पढ़ेंगे डिटेल से, इसका क्या होना चाहिए? ग्लोबली एक्सटेंड होना चाहिए, वैश्विक विस्तार होना चाहिए इसका। हेबरमास संवाद आधारित लोकतंत्र के समर्थक है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, डायलॉग बेस्ड डेमोक्रेसी, बातचीत, संवाद आधारित जो डेमोक्रेसी है, मिल-जुल कर रहे हैं, सब बातचीत के माध्यम से कोई एक ऐसा ओपिनियन बनाएँ, प्रॉब्लम है तो सब मिलकर उसका समाधान करें। जैसे वो कल्पना करते हैं एथेंस के अंदर जो समस्याएँ होती थी, सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन उनका होता था एथेंस के समय अपन पढ़ते हैं, प्लेटो के समय, सोक्रेटिस के समय वहाँ पर एक बाज़ार में वो खड़े हो जाते, लोगों से पूछते ये करते। ऐसा ही कुछ स्फीयर ऐसा क्षेत्र वो बनाना चाहते हैं आज की दुनिया में, जैसा एथेंस, प्लेटो, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल के समय था। यूनान जो दर्शन है, उसको वो एक बार फिर से अप्लाई करना चाहते हैं। अब आगे है डेविड हेल्ड, डेनियल आर्किवुगी। तो इसके बारे में अपन ने पढ़ा भी था। डेविड हेल्ड के बारे में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा तो था।
1 मिनट आप देख लीजिए, एक बार इसको पढ़ लीजिए। आज इसको हम कंप्लीट ही कर लेंगे, ओके। आगे हम बाद में कोई और क्लास हम कर लेंगे, आज इसको थोड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो। तो ये है हमारा अब डेविड हेल्ड का कंसेप्ट, जो कि कॉस्मोपॉलिटेनियन डेमोक्रेसी के साथ में जुड़े हुए हैं। विश्व नागरिक का जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है, उसके साथ में ये मेन थिंकर्स, दोनों नाम याद करने। हेल्ड सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर, डेविड हेल्ड का कंसेप्ट है। तो ये भी यहाँ पर मल्टी लेवल ग्लोबल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, मल्टी लेवल ग्लोबल गवर्नेंस की बात करें, ये आपको ध्यान में रखना है। मल्टी लेवल वाला कौन सा ध्यान में रखोगे? ये वाला मल्टी लेवल गवर्नेंस, हेल्ड और आर्किवोगी ध्यान रहेगा। तो पहला है इसमें, कहाँ गया, ये रहा, लोकल लेवल, नेशनल लेवल, रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल, 4 लेवल यहाँ पर है। तो इस लोकल लेवल मतलब जहां प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसका सॉल्यूशन वहीं पर हम करेंगे। दूसरा है नेशनल लेवल, तो बड़ी लीगल प्रॉब्लम है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, कोई सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला, वो स्टेट लेवल पर हम देख लेंगे। तीसरा है रीजनल लेवल, तो ईयू है, आसियान है, सार्क है, इन संगठनों के माध्यम से हम थोड़ी और प्रॉब्लम रहेगी। जैसे आसियान हो गए, यूरोपीय यूनियन 27 देश हो गए, ओके। ऐसे ही सार्क है, आसियान है, तो इनमें जितने देश शामिल है ये अपने स्तर पर अपनी प्रॉब्लम को देख लेंगे। और अंतिम है हमारा इसमें ग्लोबल लेवल, यूएन, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, आईसीसी क्रिमिनल कोड, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट, दंड न्यायालय। ये क्या है, पूरे विश्व की जो समस्या है उसके समाधान के लिए हम ये बना देंगे। तो ये 4 लेवल कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। मल्टी लेवल ग्लोबल गवर्नेंस की बातें कर रहे हैं, आर्किवोगी और हेल्ड। हेल्ड जरूर नाम याद करना है, इसके सपोर्टर है। तो ये महोदय कह रहे हैं कि इन सबको अपने को जोड़ना भी पड़ेगा, कि इनको ये जो 4 लेवल है इन सबको एक दूसरे से कनेक्ट हमें करना पड़ेगा, सबको जोड़ना भी हमें। और ये महोदय क्या कर रहे हैं, ये अपना कंसेप्ट देते हैं हेल्ड आर्किवोगी मॉडल। प्रॉब्लम हमने देखा, खूब सारी प्रॉब्लम है, उनका समाधान कैसे करें, और ये जो 4 लेवल है ये हम कैसे लेके आए। 4 लेवल जो गवर्नेंस है, शासन है, 4 स्तरीय का जो शासन है हम कैसे लेके आए। एक तो हमें जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, वैश्विक संस्थाएं, उनका लोकतंत्रीकरण करो, डेमोक्रेटाइजेशन हमें करना है, कि उसमें जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें जितने मेंबर कंट्री है, जितने सदस्य देश हैं, उन सभी को पूछ के आप काम करोगे। जितने सदस्य मेंबर है उन सभी से आप पूछ कर काम करोगे, पहली बात। दूसरा है, ये जो है ना, ये नाटक करता रहता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, उसके पास जो ये वीटो पावर है उसको कम करो या समाप्त करो, या जो सदस्य देश 5 ही है उसमें खूब सारे बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि इतने सारे देश है, यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्री है और उसमें 192 यदि किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं और एक ने मना कर दिया तो वो मान्य नहीं होता है। इस पर ये कोई लॉजिकल थोड़ी होता है, ये कोई डेमोक्रेटिक थोड़ी होता है कि 190 एक तरफ है, एक एक तरफ है, नहीं, ये डेमोक्रेटाइजेशन नहीं है, बहुमत नहीं है, ये व्यवस्था बहुमत वाली व्यवस्था नहीं है। तो इस व्यवस्था को हमें चेंज करना है।
यूएन जनरल असेंबली को अधिक अधिकार दें। जनरल जो असेंबली है, आम सभा है, एक है ना, यूएन का एक भाग है। कौन सा? जनरल असेंबली, आम सभा जिसको कहते हैं, उसके पास कोई पावर नहीं है, ऐसे ही है, नाम का ही है। मेन पावर किसके पास है? सुरक्षा परिषद के पास में, सिक्योरिटी काउंसिल के पास में मुख्य शक्तियां हैं। एक हम क्या बनाए? डब्ल्यूपीए बनाए हम, पार्लियामेंट्री असेंबली हम बनाए। विश्व संसद का निर्माण करें, ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वैश्विक जवाबदेही को हम तय करें, और हम ग्लोबल कॉमन्स, मतलब वैश्विक संपदा। ग्लोबल कॉमन्स की जगह क्या लिख सकते हो? वैश्विक संपदा। वैश्विक संपदा। वैश्विक संपदा। तो जो वैश्विक संपदा है, मतलब वैश्विक संपदा क्या हो गया? जिनके ऊपर कंट्रोल किसी एक देश का नहीं होता, जैसे समुद्र हो गया, ऊपर का जो एनवायरमेंट हो गया। ओके, जैसे अपने गांव के अंदर के जो चारागाह भूमि होती है, घास ये सब जहाँ उगता है, इनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो उनका जो मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना है, किसको करना? सभी को करना है। तो ग्लोबल कॉमन्स हम अलग कहीं देखेंगे, जब हम एनवायरमेंट ये सब हम पढ़ेंगे, वहां हम इस कंसेप्ट को और अधिक देख सकते हैं। आगे ये बात कर रहे हैं ग्लोबल आपके यूनिवर्सल पॉलिटिकल राइट्स की। तो क्या क्या राइट्स की बात करेंगे? राइट टू ग्लोबल पार्टिसिपेशन, ये अधिकार होना चाहिए हमें विश्व के अंतर्गत कहीं भी भागीदारी करने का। वैश्विक भागीदारी का अधिकार, वैश्विक भागीदारी का अधिकार, वैश्विक, इसको लिख लेना है ना, इंग्लिश में लिखा वहां पर, वैश्विक भागीदारी का अधिकार। हिंदी में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, और इंग्लिश वाले भी एडजस्ट कर लेना। वैश्विक भागीदारी का अधिकार, ये अपन ने पढ़े थे कहीं पर, कहाँ पढ़े थे? इम्यूनल कांड के अंदर तो पढ़े थे ना, इम्यूनल कांड से निकला सब कुछ। और ट्रांसनेशनल सिटीजनशिप, सीमा पार नागरिकता, नागरिकता केवल एक की नहीं होनी चाहिए, पूरे विश्व की होनी चाहिए, कहीं भी जाओ आओ घूमो, वो ये सब बातें हैं। यह बरमास के पोस्ट नेशनल सिटीजनशिप से जुड़ता है। और ये क्या कहेंगे? ग्लोबल पॉलिटिकल इक्वलिटी, सभी की आवाज समान मूल्य रखे, चाहे व्यक्ति अमीर देश हो या गरीब हो। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। हेल्ड का एक स्टेटमेंट है, डेमोक्रेसी मस्ट मैच द स्केल ऑफ पावर। बहुत शानदार स्टेटमेंट है, याद रहेगा? नहीं रहेगा तो याद करना है, जरूरी बात है। हेल्ड का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, कथन है कि डेमोक्रेसी मस्ट मैच द स्केल ऑफ पावर। जिस स्तर पर सत्ता कार्य कर रही है, उसी स्तर पर लोकतांत्रिक नियंत्रण और भागीदारी भी होनी चाहिए। जिस स्तर पर पावर काम कर रहा है, उसी स्तर पर उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए और उसकी भागीदारी भी होना चाहिए। ये स्टेटमेंट हेल्ड का है। तो पावर को डेमोक्रेसी के साथ में जोड़ रहे हैं, पावर डेमोक्रेसी। यदि पावर ज्यादा है, उसको ज्यादा डेमोक्रेटिक होने की आवश्यकता है। लोगों की पार्टिसिपेशन, जनता की भागीदारी, इन सब की होनी चाहिए। ज्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं करेंगे, कुछ ज्यादा हो जाएगा बाद में, तो स्टेटमेंट याद कर लीजिए अभी के लिए। आगे देखो, जॉन रॉल्स, कितना और बच्चा है, जॉन रॉल्स को देख लीजिए। तो जॉन रॉल्स का ये कंसेप्ट है लिमिटेड कॉस्मोपॉलिटिनिज्म। लिमिटेड कंसेप्ट याद करना है। लिमिटेड कॉस्मोपॉलिटिनिज्म का कंसेप्ट किसका है? याद रहेगा, लिमिटेड। लिमिटेड शब्द आपको ध्यान में रखना है। ये नागरिकता के ऊपर सीमाएं लगाते हैं। नागरिकता की सीमाएं क्या हो जाएगा? वैश्विक नागरिकता की सीमाएं, वैश्विक, वैश्विक नागरिकता की सीमाएं। तो ये सिटीजनशिप के ऊपर क्या लगा रहे हैं? लिमिटेशन लगा रहे हैं। तो ये रोल्स पूर्ण कंप्लीट जो कॉस्मोपॉलिटिनिज्म है, उसका विरोध कर रहे हैं। ये
कि जो आप बातें कह रहे हो ना, इतनी बड़ी-बड़ी बातें हैं कि ये हम लेके आ जाएँगे, ग्लोबल जस्टिस, पार्लियामेंट हम बना देंगे, कम्युनिकेशन हम कर लेंगे, सब मिल के रहेंगे, भाइयों की तरह हम रहेंगे, ये सब बकवास है, ऐसा नहीं होता है ना? इतना ज़्यादा नहीं करना, ये कौन कर रहे हैं? जॉन रॉल्स। तो ये क्या करते हैं? वन ग्लोबल बेसिक स्ट्रक्चर का ये विरोध कर रहे हैं। वन ग्लोबल इस बेसिक स्ट्रक्चर मतलब एक जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, संरचना बना रहे हो, जो कि कैसी है? वैश्विक है। वन ग्लोबल, एक वैश्विक आधारभूत ढांचे का विरोध। क्या लिखोगे? एक वैश्विक आधारभूत ढांचे का विरोध। आधारभूत ढांचे का विरोध ये करें महोदय। कि कुछ भी एक नहीं होना चाहिए कि आप बोलोगे हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। अरे नहीं होगा, ऐसा बकवास बातें हैं ये। आप कैसे ग्लोबल पार्लियामेंट बना लोगे, ग्लोबल जस्टिस को हम एस्टेब्लिश करेंगे, ये संभव नहीं है। एक ऐसे नाटक नहीं, एक ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कहीं भी जाओ आपकी सेवाएँ करेंगे, वो आपको थैंक यू बोलेंगे कि हमारे पास में आए, ऐसे नहीं होता है ना? इसका ये विरोध कर रहे हैं, वन ग्लोबल बेसिक स्ट्रक्चर, एक वैश्विक आधारभूत ढांचे का ये विरोध कर रहे हैं। दुनिया विविध है, कई सारे लोगों से बनी है, इसलिए सभी में अपनी कल्चर, हिस्ट्री, वैल्यूज़ और पॉलिटिक्स होती है। इसलिए सबके लिए एक जैसा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सबका अलग-अलग वैल्यूज़ होता है, थ्योरीज़ होता है उनका, उनके कस्टम्स होते हैं अलग-अलग, कल्चर अलग-अलग होती है उनके, अलग-अलग इक्वालिटी, अलग-अलग क्या आपका बोलते हैं, लिबर्टी, ये सब कुछ अलग है वहाँ पर, हर देश का अलग-अलग सिस्टम है और आप बोल रहे हो एक हम कर देंगे, ये क्या बकवास है? वैश्विक व्यवस्था को, विविधता को स्वीकार करना चाहिए। ये इसका समर्थन है कि एक नहीं, अलग-अलग, सब एक जैसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक जैसा करोगे तो किसका करोगे आप? ये भी तो है ना बात। आपने कहा कि हम सब एक कर देंगे। अरे एक करोगे तो एक में है किसका वो? जैसे आपने कह दिया कि सबको एक जैसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अरे कौन-सी एक जैसी? एक का निर्धारण किसके अनुसार होगा? अमीर देश या गरीब देश से? किसके अनुसार आप करोगे? है ना? तो मुश्किल हो जाता है। आप विविधता को स्वीकार कीजिए, डाइवर्सिटी को स्वीकार कीजिए। ग्लोबल इक्वालिटी का स्वीकार करते हैं, तो ये क्या है? ग्लोबल जो इक्वालिटी है, वैश्विक समानता है, वैश्विक समानता, ये क्या है? अनरियलिस्टिक है, अवास्तविक है। ये कैसी है? अवास्तविक है। तो इसको अवास्तविक और अति आदर्शवादी, ये क्या हो गई? एक आइडियलिस्ट कंडीशन हो गई। ये क्या हो गई? आइडियलिस्ट कंडीशन हो गई कि ऐसा होगा, ये नहीं होता है। ओके? तो ग्लोबल इक्वालिटी के विश्व के अंतर्गत हम एक समानता स्थापित कर देंगे, ये आइडियलिस्ट अप्रोच है। ये केवल आदर्श में हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ये एक यूटोपिया है केवल और कुछ भी नहीं है। तो रॉल्स की जो पुस्तक है आपकी द लॉ पीपल्स, एक सीमित, लिमिटेड कॉस्मोपॉलिटनिज्म का को प्रस्तुत करती है। लिमिटेड कॉस्मोपॉलिटनिज्म, लिमिटेड कॉस्मोपॉलिटनिज्म, सीमित विश्व नागरिकता की अवधारणा किसने दी? सीमित विश्व नागरिकता की अवधारणा किसने दी? जॉन रॉल्स ने। याद रहेगा। ये राज्यों को 2 भागों में बाँटते हैं, 2 समूह में बाँटते हैं, एक लिबरल होते हैं, एक डिसेंट होते हैं। लिबरल मतलब जो सम्मान करते हैं और डिसेंट मतलब इतने बेवकूफ़ तो नहीं है वो, मतलब इतना वॉयलेंस वो नहीं करते, हिंसा नहीं करते, लेकिन वो डेमोक्रेटिक भी नहीं, लोकतांत्रिक भी नहीं है, बातें नहीं मानते हैं, लड़ाई-झगड़ा तो नहीं करते हैं, लेकिन बातें भी नहीं मानते। ये कैसे डिसेंट है। तो विश्व शांति जब तभी संभव है जब दोनों एक-दूसरे का सहयोग करें और सम्मान करें। तो मुख्य रूप से ऐसे देश हैं कुछ ऐसे देश हैं, 2 प्रकार के देश हैं। कुछ लिबरल हैं जो ह्यूमन राइट्स को मानते हैं, जैसे नॉर्वे है, स्वीडन जैसे देश हैं। ये किस में आ जाएँगे? ये इसमें लिबरल में आ जाएँगे। और ये डिसेंट, अब इसका तो क्या एग्ज़ाम्पल दूँ, ये तो बदलता रहता है कि ये पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं है, फिर भी वॉयलेंस नहीं करते हैं ये लोग। अब भारत का एग्ज़ाम्पल हम थोड़ी लेंगे, पाकिस्तान का यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पर वॉयलेंस होता है। तो एग्ज़ाम्पल तो मेरे पास तो नहीं है, आप अपने मन से देख लेना डिसेंट।
तो लिमिटेड सीमित विश्व नागरिकता की अवधारणा किसने दी? सीमित विश्व नागरिकता, याद रहना चाहिए। जॉन रॉल्स एक पसंदीदा थिंकर है किसी भी पेपर बनाने वालों का। जॉन रॉल्स एक पसंदीदा थिंकर होता है। हेबरमास, जॉन रॉल्स, ये सब। तो ये रोल्स से लिमिटेड कॉस्मोपॉलिटन कैसे ला सकते हैं, सीमित विश्व नागरिकता कैसे लाएंगे, इसको आप देख लीजिए। तो ये क्या कहते हैं, ड्यूटी ऑफ असिस्टेंस की ये बातें करेंगे, सहायता का दायित्व कि अमीर देशों को गरीब देशों की सहायता करनी चाहिए जिससे वो जस्ट इंस्टीट्यूशन बनाए सकें। जस्ट यानी न्यायोचित। कैसी संस्थाएं बनाए सकते हैं? न्यायोचित। न्यायोचित संस्थाएं वो बना सके जस्ट इंस्टीट्यूशन की वो बात कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, लेकिन रोल्स वैश्विक पुनर्वितरण को नहीं मानते, वो केवल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग असिस्टेंट्स को मानते हैं कि आप उनको सहायता दे सकते हो। क्या दे सकते हो? सहायता आप कर सकते हो। जो गरीब देश है, वो वहां पर अपने इंस्टीट्यूशन को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, वहां कोई समस्या है, उसके लिए आप हेल्प कर सकते हो। यदि किसी देश में गरीबी है, वहां पर इकोनॉमी ठीक से काम नहीं कर रही है, बजट वो लोग नहीं बना रहे हैं, तो आप असिस्ट कर दिए, उनको सहायता आप कीजिए। ऐसा नहीं कि आप हमारे यहाँ पर आ जाइए, हम आपको थैंक यू बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये कहते हैं कि ऐसा भी होना चाहिए, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का संरक्षण भी होना चाहिए। जॉन रॉल्स ऐसे भी कुछ बातें कर रहे हैं। और इनका ये है कि रोल्स से अंतर्राष्ट्रीय न्याय, इंटरनेशनल जो जस्टिस होता है, और जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है के बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं। तो मध्य मार्ग, जो मिडिल पथ होता है, ये सबसे प्रभावशाली थिंकर है मध्य मार्ग के। कि ये भी संभव नहीं है, संभव नहीं है ना, ये कैसे संभव है? संभव नहीं है। और ये कंप्लीट, ये ग्लोबल जस्टिस, वैश्विक न्याय या अंतर्राष्ट्रीय न्याय भी संभव नहीं है। वैश्विक न्याय भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। इन दोनों को जोड़ने का काम करेंगे। गोल क्या हमारा? इसको लाना, ग्लोबल जस्टिस को। ग्लोबल जस्टिस हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन दोनों को जोड़ तो सकते हैं। उनकी मदद हम कर देंगे, असिस्ट हम कर देंगे। ध्यान में रखना है ये। 1 घंटा आपका हो गया है। अंतिम शायद ये अमर्त्य सेन होगा अब, है ना? अमर्त्य सेन कहाँ तक है? 2-2.5 पेज है। चलो देख लेते हैं अमर्त्य सेन को भी, इसको थोड़ी छोड़ेंगे अब। ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं अमर्त्य सेन को, वैसे भी अपन अलग से पढ़ेंगे। ये है ना शानदार थिंकर, इनको पढ़ाने का मन करता है बार बार। अब प्लेटो, अरस्तु, ये सब पढ़ाने का मन नहीं करता है, बहुत पुराने हो गए। सब ने पढ़ा रखे, ठीक ठीक पढ़ा रखे। अब इनमें चाहे कितना भी पढ़ा लो, खूब सारी बातें अमर्त्य सेन। 6-7 घंटे आप अमर्त्य सेन पढ़ाते रहो, 6-7 घंटे आप जॉन रॉल्स पढ़ाते रहो, हेबरमास को 5-6 घंटे आप नॉन स्टॉप पढ़ाते रहो। बहुत लंबी बातें उन्होंने की, और वहां से आजकल क्वेश्चन भी आने शुरू हो गए हैं। फिर भी हम जितना जरूरी हो गया उतना हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें इनमें भी। ये जो टॉपिक अपना चल रहा है वैश्विक नागरिकता वाला, पढ़ाते जाइए, लेकिन हमें कहीं तो रुकना होगा, सब कुछ याद थोड़ी कर सकते हैं। तो अमर्त्य सेन का कंसेप्ट अपने को देखना है। तो जस्टिस मस्ट रिड्यूस रियल इनजस्टिस इन द वर्ल्ड। न्याय का वास्तविक उद्देश्य दुनिया में मौजूद अन्याय को कम करना है। जो इनइक्वलिटी है उसको हमें रिड्यूस करना है, उसको हमें कम करना है। तो ग्लोबल जस्टिस, वैश्विक न्याय का समाधान क्या हो सकता है? तत्काल, तुरंत समाधान अभी हम क्या कर सकते हैं? एकदम प्रैक्टिकल, और ऐसा समाधान जो हमारे लिए, एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल है। बात क्या है जो हम कर सकते हैं ना, वो यही बात बताएंगे। कोई बकवास नहीं करेंगे, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, कोई बकवास नहीं। अभी क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है वो ये बताएंगे। क्या कर सकते हो तुम, ये बताएंगे आपको। पॉसिबल सॉल्यूशन बताएंगे कि क्या किया जा सकता है, कैसे कुछ हो सकता है भी। तो
तो दुनिया के सभी मनुष्य को इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। अपॉर्च्युनिटी मतलब डेवलप्ड होना चाहिए, किसका? कैपेबिलिटीज़ का। अवसर, क्षमताओं का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। तो ये अमर्त्य सेन मानते हैं कि जो अमीर देश है और जो बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वे इंटरनेशनल लेवल पर जो इनइक्वालिटी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो असमानताएँ हैं, उनको कम करें। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? जो अमीर देश है या जो बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं, डब्ल्यूटीओ है, आईएमएफ है, इनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इन बड़ी समस्याओं का समाधान करें। अब समाधान कैसे करें? उसके लिए वो कांसेप्ट दे रहे हैं अपना ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक वो देते हैं, जो कि कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम। डी से विकास, पी से कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये और एक अपन ने नुस्बाम देखा था क्या उधर? देखा था क्या कुछ? और अमर्त्य सेन, ये सब मिलकर एक नया कांसेप्ट दे रहे हैं कैपेबिलिटीज़ का। तो ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके देश के अंदर जीडीपी बढ़ रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सीधी-सी बात है, यदि किसी देश में आय बढ़ रही है, पैसा खूब सारा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोग भी योग्य हैं, उनमें क्षमता डेवलप्ड हो चुकी है, ऐसा नहीं है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो जारी करेंगे अब। ये जो यूएनडीपी है, यूएन के अधीन ये प्रोग्राम है, ये क्या कहेगा कि यदि हम ये देखें कि कोई देश डेवलप्ड है, उसका डेफिनेशन क्या होगा? कोई देश विकसित है, उसकी परिभाषा क्या होगी? वहाँ पर एक तो एजुकेशन का स्तर अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एजुकेशन, शिक्षा का स्तर ठीक होना चाहिए, हेल्थ, स्वास्थ्य का स्तर ठीक होना चाहिए और उन लोगों की इनकम ठीक होनी चाहिए। 3 इंडिकेट 3 सूचकांक है, तीनों ध्यान में रखना है। आय, स्वास्थ्य और शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, 3 बातों को वो ध्यान में रखेंगे। और ये जीवन प्रत्याशा, इन सब से क्या बढ़ जाती? उम्र आपकी कितनी होती औसतन। तो ये जो कांसेप्ट है उसका बेस्ड क्या है? क्षमता की अवधारणा। इनका जो कैपेबिलिटीज अप्रोच है, क्षमता की अवधारणा है। क्षमता अवधारणा। इनकी जो क्षमता की अवधारणा है, यही इस कांसेप्ट का मेन बेस है। तो क्षमताएं क्या होती है? यूनिवर्सल होती है। अरे जहां भी कैपेबिलिटीज नाम दिख जाए, प्राथमिकता किसको दे? अमर्त्य सेन। ये नहीं बोला तो नुस्बैम। आसान सी बातें हैं। ये और कहाँ से आ गए? ये भी बच्चा हुआ है क्या अभी? हाँ, ये भी मेरा पसंदीदा है। बेक। बेक क्या है? सोशलिस्ट है, ये समाजशास्त्री है। ऐसा कौन सा स्कॉलर है जिसने सोशियोलॉजी को ग्लोबल जस्टिस के साथ में जोड़ दिया? पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजी को दोनों को कनेक्ट करने वाला स्कॉलर कौन है? ध्यान में रहेगा, बेक। तो उन्होंने कॉस्मोपॉलिटियन विजन प्रस्तुत किया कि कैसे एक विश्व नागरिक हम कैसे बना सकते हैं। इसका हमें हमारे पास क्या देता है? एक विजन देता है। वही बातें कह रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। और ये जो मेन कंसेप्ट देते हैं वो है इनका ग्लोबल रिस्क सोसाइटी। ये ध्यान में रखना, आपको कुछ भी याद नहीं रहे इसमें, ये ध्यान रहेगा। रिस्क रिस्क सोसाइटी किताब किसने लिखी बता दोगे? और ये जो रिस्क ग्लोबल रिस्क सोसाइटी का जो कंसेप्ट है किसने दिया? इन महोदय ने दिया। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। नहीं क्या? आधुनिक दुनिया रिस्क सोसाइटी बन चुकी, यानी ऐसे वैश्विक खतरे पैदा हो गए जो बाउंड्री को नहीं मानते हैं। तो ये जो रिस्क है, क्या ईश्वर ने बनाया है? क्या गॉड ने बनाया है? नेचर ने बनाया है क्या? नहीं, ये ह्यूमन ने बनाया, हमने बनाया है, मानव के द्वारा ये बनाए गए, आर्टिफिशियल है, ये बनाए गए हैं खतरे ग्लोबल।
रिस्क बनाए गए हैं। किसके द्वारा निर्मित? मानव के द्वारा निर्मित। ध्यान रखना है, नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ईश्वर द्वारा बनाए नहीं है, हमने बनाए हैं इन खतरों को। जैसे जलवायु परिवर्तन, परमाणु हथियार, न्यूक्लियर न्यूक्लियर वेपन, परमाणु हथियार। ओके, तो ये जो है कि इनसे दुनिया खत्म हो जाएगी एक दिन में, एक दिन क्या कुछ घंटों के अंदर दुनिया खत्म हो जाए। जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, समुद्र का जो पानी है वो शहरों की तरफ आ रहा है, तो ये अपना समुद्र गंदा होता जा रहा है, पॉल्यूशन खूब सारा बढ़ता जा रहा है, बर्फ पिघल रही है लगातार। तो ये ईश्वर ने नहीं बनाया, ये हमने बनाया है। यदि हमने बनाया है तो समाधान कौन करेंगे? हम करेंगे, और हम करेंगे तो क्या आएगा? कॉस्मोपॉलिटिनिज्म आएगा, विश्व नागरिकता आपको लानी पड़ेगी यदि इतनी बड़ी समस्याओं का समाधान आपको करना है। और इनका है वर्ल्ड सोसाइटी थ्योरी देते हैं ये। वर्ल्ड सोसाइटी थ्योरी कि हमें किसी एक स्टेट का भाग नहीं रहना, पूरे विश्व का हमें भाग बन जाना। वर्ल्ड सोसाइटी थ्योरी आप देख लेना। ट्रांसनेशनल एक्टर्स का उभार, एनजीओ, मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये एक कंसेप्ट है इनका। सेकंड मॉडर्निटी, दूसरी आधुनिकता। पहली आधुनिकता कब आया? अरे मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकतावाद की शुरुआत कब होती है? जब पूरे विश्व में राष्ट्र राज्य का उदय होता है। पढ़ते हो वेस्टफैलियन ट्रीटी? अरे पढ़ते हो कि नहीं? वेस्टफैलिया की संधि, जहां पर पहली बार संप्रभुता की अवधारणाएं आती है, स्टेट बनते हैं, मॉडर्नाइजेशन वहीं से शुरुआत होती है। वेस्टफैलिया संधि 1648, ये क्या है? फर्स्ट मॉडर्निटी है। सेकंड मॉडर्निटी कब है? जब पूरा विश्व एक जगह आ गया है, वर्ल्ड सोसाइटी, वैश्विक समाज, या विश्व क्या बन गया? एक समाज बन गया, ग्लोबल नहीं, हाँ विश्व समाज बन गया है। विश्व समाज लिख सकते हो। पूरा विश्व क्या बन गया? एक समाज बन गया, सभी लोग एक साथ रह रहे हैं। क्योंकि क्यों रह रहे हैं? ग्लोबल रिस्क बढ़ गया है, वैश्विक के खतरे बढ़ गए हैं, उनके समाधान के लिए सभी देशों को एक साथ आना पड़ेगा। तो लोग अपनी जिंदगी मल्टी लोकल, बहुस्थानिक तरीके से जी रहे हैं। एक व्यक्ति एक साथ स्थानिक समाज का सदस्य हो सकता है, अपने राष्ट्र का भी हो सकता है, और एक वैश्विक समाज का भी हिस्सा हो सकता है। तो इनको थोड़ा पढ़ लेना महत्वपूर्ण है कि कॉस्मोपॉलिटिज्म अब विकल्प नहीं है, बल्कि रियलिस्टिक है, इनको आपको अपनाना ही पड़ेगा। इतना ही था क्या? तो सेकंड मॉडर्निटी, वर्ल्ड सोसाइटी थ्योरी इनका देख लेना, और ये आपका रिस्क सोसाइटी जो कंसेप्ट है वो आप देख लेना। थोड़ा सा जल्दी बता दिया, कुछ चीजें आपको समझा ही नहीं, उसके लिए सॉरी। ये जो बातें अपने पढ़ी बार बार रिपीट होगी, कहीं और जगह दूसरी जगह आएगी तो हम वहां पर बता देंगे। जैसे आपको एक ट्रांसलेशन वाला नहीं बताया, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 15 मिनट का समय उसमें लगेगा। और भी एक दो पॉइंट मैंने ठीक से नहीं बताए, उनको हम और कहीं देख लेंगे। ओके, वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई, अभी 3 वीडियो हो गई, ऐसा नहीं कि 1-2 और हम बनाएँ, ज़्यादा हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, आगे हम मिलेंगे एक नई क्लास के अंदर। क्लासेज़ आपको पसंद आती है तो आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हो। इसको थोड़ा अपने जो एरिया है, अपने भी फ्रेंड्स हैं, उसमें थोड़ा शेयर भी कर सकते हो। अभी के लिए ही धन्यवाद।